वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए। वहीं बिल के खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुनवाई शुरू होते ही वकील कपिल सिब्बल ने संशोधित कानून की खामियां गिनाई, जिसके बाद सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कोर्ट के पास समय कम है, इसलिए सिर्फ जरूरी बातें ही रखी जाएं। आपको बता दें कि संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। सरकार ने 8 अप्रैल को अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी, तब से इसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिस पर आज सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही मामले को सुने, हाईकोर्ट के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं। याचिकाकर्ता ने अपील किया, आदेश जारी करने से पहले हमें पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा 2 हफ्ते में हम जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट चाहे तो मामले की सुनवाई रोजाना कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएं। याचिकाकर्ता ने ये अपील की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करे। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इससे पहले कैविएट दाखिल किया था और कहा था कि केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। बिना केंद्र को सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना ले, ना करे, इसको लेकर कैविएट दाखिल की गई थी। पंकज राय सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, खबर आ रही है कि नोटिस जारी किया गया है। पंकज, क्या आपको आवाज आ रही है? तो पंकज के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करे। हाईकोर्ट के सारे मामले भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएं, यह अपील की गई है। आदेश जारी करने से पहले हमें पक्ष रखने का मौका दिया जाए, याचिकाकर्ता ने कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है 2 हफ्ते में हम जवाब दाखिल कर सकते हैं, चाहे तो कोर्ट मामले की सुनवाई रोजाना कर सकती है, यह भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दे दिया है और केंद्र को नोटिस करके जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुनवाई करे, सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में ही, और हाईकोर्ट के भी सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएं, यह भी याचिकाकर्ताओं ने अपील की है। और आदेश जारी करने से पहले हमें पक्ष रखने का मौका मिले। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2 हफ्ते में हम जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट चाहे तो मामले की सुनवाई रोजाना की जा सकती है। 2 हफ्ते का समय मांगा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिलसिलेवार तरीकों से दलीलों की बात की जाए तो आज बहुत जोरदार बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नोटिस जारी की गई है केंद्र सरकार को और जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं लगाई गई हैं। जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस वी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा वक्फ कानून का असर पूरे भारत पर होगा, याचिकाओं को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। सीजेआई खन्ना ने कहा याचिकाओं को निपटाने के लिए हाईकोर्ट को कहा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने, फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट पर कोई रोक। वो कानून पर रोक लगाने के पहलू पर कोई दलील नहीं सुन रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा
वक्फ का इस्तेमाल इस्लाम की स्थापित परंपरा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि संसद में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, यानी कि इस कानून पर सभी की राय ली गई। जेपीसी ने 38 बैठकें की, संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करने से पहले 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच की गई। बता दें आपको, संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति को मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की, तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 14वीं और 16वीं शताब्दी के मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। तो जबरदस्त बहस और बड़ी खबर आ रही है वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ कानून पर आज कोई आदेश नहीं। सीजेआई ने कहा है कल दोपहर 2 बजे दोबारा सुनवाई करेंगे, यानी सुनवाई का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कल भी सुनेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एक और बड़ी खबर, एक तरफ केंद्र से नोटिस, केंद्र से जवाब तलब, तो दूसरी तरफ कल भी सुनवाई जारी रहने की बात सामने आ रही है। कल 2 बजे फिर से इस मामले में बेंच बैठेगी और इस मामले में सुनवाई करेगी। रुद्र विक्रम सिंह, वकील सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीजन के पास चलते हैं। रुद्र विक्रम जी, पहला सवाल यह कि कोर्ट में आज दोनों तरफ से मोटी मोटी क्या दलीलें दी गई, आसान भाषा में दर्शकों को अगर आप बता पाए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, जो पिटिशनर पक्ष था, जो ये चाहता था कि जो नया कानून पास हुआ है वक्फ को लेकर वो खत्म कर दिया जाए या फिर उस पर रोक लगाई जाए, तो उनका सबसे जो ज्यादा प्रेस किया उन्होंने, वो इंटरिम ऑर्डर पे प्रेस किया कि अभी अंतरिम तौर पर इस पे रोक लगाई जाए। अंतरिम तौर पर जो नया वक्फ कानून पास हुआ है उस पर रोक लगाई जाए, जो सबसे बड़ी दलील थी पिटिशनर साइड से। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। बस कोर्ट ने बस ये कहा कि जो वायलेंस की खबरें आ रही हैं तमाम जगहों से, ये डिस्टर्बिंग है, ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा करके अगर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है किसी पर तो ये भी नहीं होना चाहिए। और बाकी अभी इंटरिम पे कोई भी सुनवाई करने से ऑनरेबल कोर्ट ने मना कर दिया। कहा जा रहा है कि केंद्र को नोटिस दिया गया है, 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की बात कही गई केंद्र की तरफ से, और यह भी कहा गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई लगातार जारी रखे, इससे केंद्र को कोई एतराज नहीं है। देखिए, नोटिस जब भी जो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीजर होता है, जब भी कोई मामला कोर्ट में दाखिल होता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। ये आमतौर का प्रोसेस है। ये मतलब कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नोटिस जारी करना, क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, जो हमारी क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस है, वो यही कहते हैं कि दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे आप हम कोर्ट चले जाएं, आप कोर्ट चले जाएं, कोई भी कोर्ट चला जाए, तो दूसरे पक्ष को सुनने के लिए नोटिस जारी होता है। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी ना राहत है उधर। जो हाँ, अगर अंतरिम कोई राहत मिलती, इस पे रोक लगती अंतरिम तौर पर, तो ये एक बड़ा सेटबैक होता सरकार के लिए और उनकी बड़ी जीत होती, लेकिन उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और कोई ऑर्डर उस पर पास नहीं किया। तो प्राइमा फेसाई हम कह सकते हैं कि इसमें कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और नोटिस जारी नमूमन होता है, नोटिस हर केस में होता है, नोटिस जारी होगा, केंद्र अपना जवाब देगा कि उसमें आगे की कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुद्र विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बता रहे थे कि फौरी राहत नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए या फिर उन याचिकाकर्ताओं के लिए जिन्होंने नए वक्फ कानून का विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया है। कल फिर से मामले की सुनवाई बुलाई गई है और एक ये औपचारिकता है कि कोई भी मामले की जब सुनवाई होती है तो केंद्र सरकार से पक्ष जानने के लिए जवाब तलब किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस जारी करता है जवाब लेने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बता दें आपको, कल दोपहर 2 बजे दोबारा मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल फौरी राहत नहीं है और कल एक बार फिर से मामले में बेंच बैठेगी, सुनवाई करेगी। में यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है, लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो
हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा, इंडिया डेली के लीगल एडिटर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष, जरा डिटेल में बताइए कोर्ट में क्या हुआ आज। देखिए, आज पूरे मामले की सुनवाई के दौरान दरअसल पूरा जो सुनवाई थी वो एक ही पॉइंट पर आके लटक गई। वो ये था कि अगर वक्फ बाय यूजर कोई प्रॉपर्टी है और जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका जिक्र कहीं नहीं है, तो क्या वो वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे। उन्होंने इस बात की दलील दी कि 300-400 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं वो बनाई गई हैं और उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने दिया। तुषार मेहता साहब ने कहा कि 1926 में जब एक्ट को बनाया 1923 में जब एक्ट को बनाया गया था उस समय ये मैंडेटरी किया गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाए। 1954 में जब एक्ट को बनाया गया तब भी इस बात का जिक्र किया गया और मैंडेट किया गया कि नहीं, इसे वक्फ की प्रॉपर्टी को आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। 1996 में इसको फिर से एक बार मैंडेट किया गया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। 2013 में भी इस बात को कहा गया कि मैंडेट है कि आपको अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। इन 4 जो अलग अलग समय का जिक्र दिया और उन्होंने कहा कि उसके बावजूद जो थी प्रॉपर्टी थी उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। बहरहाल आज मामले की सुनवाई के दौरान एक पॉइंट ये भी फंसा कि क्या कोई गैर मुस्लिम जो है वो वक्फ बोर्ड में रह सकता है या नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि मान लीजिए कि कोई हिंदू का बोर्ड है, क्या वहां पर किसी गैर हिंदू को रखा जा सकता। दरगाहें हैं उस पे उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी जमीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज का और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, सरकार के खिलाफ कभी प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि अब चली भी जाएंगी जिस तरह मामला है, क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही हैं हाथ से। देखिए, इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी जमीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी जमीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली। चाहे जो संशोधन के पक्ष में जितने भी याचिकाएं हैं उन याचिकाकर्ताओं को नहीं सुना गया है, इसीलिए हमको सुनने के बाद ही आपको ये आदेश पारित करें। इसीलिए पूरे सुनवाई को कल 2 बजे
सूचीबद्ध किया गया कि कल हम सबों को सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया वरुण जी, आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि जो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के द्वारा वक्त की संपत्ति को घोषित किया जा चुका है, उस प्रॉपर्टी को डी नोटिफाइड जो होगी वो सरकार नहीं करेगी। सरकार भी कमोबेश इस पर तैयार हो गई है। अब पेच यहां फंस रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्त बाय यूजर है लंबे समय से, लेकिन उसके कागजात नहीं है, तो उसे कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल ना करे सरकार, अगर वो सरकारी संपत्ति पर है। यहां पर पूरा पेच फंस रहा है। सरकार कह रही है कि ऐसा तो है नहीं कि जब 1923 में कानून बना, 1956 में कानून बना, 96 में बना, 2013 में बना, हर समय तो ये मैंडेट था वहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत क्लियर कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर किए, कि उन्हीं प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा जिस पर किसी कोर्ट का जजमेंट है, डिक्री पास किया गया है, और जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गया है उस प्रॉपर्टी को हम उसे जो अभी जो संशोधित कानून है उसके हिसाब से रेगुलेट करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि जो 1954 के पहले या 1950 के पहले जिसका वक्फ हो चुका है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी का क्या। तो इस पर क्लैरिफिकेशन माननीय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम देंगे, और कर उनकी भी बात सुनी जाएगी और इस बिंदु पर वो बड़े विस्तार से प्रकाश डालेंगे। दो अहम पॉइंट्स है जिन पर पूरे मामला फंस गया है। एक तो वक्फ बाय यूजर, और दूसरा ये है कि क्या गैर जो मुस्लिम है वो इसमें बोर्ड में रह सकते हैं या नहीं। गैर मुस्लिम वाले पर एक उदाहरण दिया गया और यह कहा गया कि क्या कोई हिंदू अगर ट्रस्ट की बनाया जाता है तो क्या वहां पर किसी गैर हिंदू को रखा जा सकता है। क्या इस तरह की दलीलें भी अदालत में रखी गई? बिल्कुल, अदालत के तरफ से यह आया कि साहब ये जो हिंदुओं के ट्रस्ट में गैर हिंदू को नहीं रखा जाता है, उसी तरह से मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को कैसे रखा जा सकता है। लेकिन अभी यह मामला सुनवाई के लिए कल भी सूचीबद्ध है। हम लोगों का दलील है चूंकि हिंदुओं को इसलिए स्थान दिया जा रहा है कि वक्फ व यूजर जो कहा गया है, उस वक्फ व यूजर में हिंदुओं के, जैनों के, बुद्धिस्टों के, सिखों के प्रॉपर्टी को, मान लीजिए उदाहरण के तो कोई टेनेंट मुसलमान है तो यूजर है उस प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी किसी हिंदू का है, किसी सिख का है, उसको वो वक्फ कर सकता है। तो अमेंडमेंट के पहले जो स्थिति थी कि एक बार उसने वक्फ को डेडिकेट कर दिया तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, और उसका रेजोल्यूशन जो उसका वास्तविक स्वामी है उसको किसी कोर्ट में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए ये जो लाया गया है अमेंडमेंट करके, नॉन मुस्लिम्स को जो मेंबर बनाने की बात कही गई है, वो नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टी पर भी न्याय मिल सके, उसके लिए ये किया गया। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हिंसा का जिक्र किया कि जो हिंसा चल रही है, और उन्होंने उस पर चिंता जाहिर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने इसकी घोर निंदा की, कहा कि इस तरह के वायलेंस की इजाजत हमारे मुल्क में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, जब आप देखेंगे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ मुखातिब होकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बहुत सीरियस बात है, इस तरह के हिंसा से बचना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने भी इस बात आवाज को उठाया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखिए कल किस तरह से मुस्लिम किस तरह से आगे की सुनवाई चलेगी। विष्णु, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को रखना है। हालांकि रिजॉइंडर के लिए कपिल सिब्बल साहब ने और सिंघवी साहब ने भी 10-10 मिनट मांगा, लेकिन पहले हम लोगों को वक्त दिया गया है, हम लोग अपनी बात रखेंगे और किसी भी अंतरिम आदेश का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे साथ विष्णु गुप्ता भी हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। विष्णु, आप लोगों ने जो पिटीशन फाइल की है उसमें क्या कुछ कहा है? सर, हमने सरकार के समर्थन में पिटीशन फाइल किया है कि जो अमेंडमेंट हुआ है एकदम अमेंडमेंट सही अमेंडमेंट हुआ है। जिस प्रकार से वक्त की इस देश में मनमानी और तानाशाही गुंडागर्दी चल रही थी, वो गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। जब वो अब विल अमेंडमेंट हो गया, कानून बन गया है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका के माध्यम से मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है, हमने यही कहा है याचिका में कि इनकी याचिका खारिज की जाए। ये बेवजह कोर्ट का समय बर्बाद करे। कानून द्वारा पारित, संसद में पारित हुई, लंबी चर्चा हुई, सभी पार्टियों ने वहां चर्चा भाग लिया है, उसके बाद ये बिल पास हुआ और ये कानून बन चुका है। ये कानून बन चुका है। चलिए, हमारे साथ एक और पिटिशनर के वकील हैं। एक जो पॉइंट था वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा कि जो वक्फ संपत्ति, वक्फ बाय यूजर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो क्या पॉइंट था जहां पर बात पूरी फंस रही थी और जिस पर क्लैरिटी अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है, वो क्लैरिटी दीजिए। जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि कल हम अपनी बात को रखेंगे, राज्य सरकारों की तरफ से भी कल अपनी बातों को रखा जाएगा। और दूसरा, जो वक्फ बोर्ड में 2 गैर जो मुस्लिम हैं उनको शामिल करने की बात है,
देखिए, जो पहले मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूं कि जो गैर मुस्लिम को शामिल करने वाली बात है, तो उसमें कोर्ट ने ये बोला है कि आपने जो प्रोविज़न लिखा है, आपकी जेपीसी मीटिंग में वो रेफ़र कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल हमारे, तो उन्होंने ये कोर्ट ने ये बोला है कि जो आपकी जेपीसी मीटिंग है हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। जो आपने सेक्शन में जो चीज़ लिखी हुई है वो कुछ और दर्शाती है, वो ये कहीं से भी नहीं दर्शाती है कि 2 नॉन मुस्लिम होंगे, वो दर्शाती है कि उसमें ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो उस पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा कोर्ट ने बोला, तो फिर सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि हम इस पर टाइम लेके हम इस पर बहस करना चाहेंगे और हम और क्लैरिटी देना चाहेंगे। वक्फ बाय यूज़र का जो है सरकार वो ख़त्म करना चाहती है कि वक्फ बाय यूज़र को अब नहीं हो सकता है। तो उस पर कोर्ट का ये कहना है कि मान लीजिए किसी ने 300 साल पहले वक्फ बाय यूज़र क्रिएट किया है, तो आप उस आदमी का पता है आपके पास, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये मौखिक है, तो मौखिक का आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बोला कि हम इसको स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, बट सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि हम अभी और थोड़ा टाइम चाहते हैं। सवाल तो ये भी उठता है ना कि 1923 में जब ब्रिटिश लॉ में राज में जब कानून बनाया गया और ये कहा गया कि नहीं, जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है। 1954 में भी इस बात का जिक्र आया, 1996 में भी इस बात का जिक्र आया, 2023 में भी इसका जिक्र आया, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड ना कराए तो इसमें सरकार की क्या गलती है? देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। अब सबके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने रजिस्टर करा लिया, जाके डेटा भी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने डेटा दिया है कि भाई 8 लाख है, उसमें से 4 लाख रजिस्टर्ड है, 4 लाख नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तो ये सीधा कहा कि 4 लाख विल गो, मतलब एक बार में ही वो 4 लाख चला जाएगा। जी चला जाएगा। तो प्रॉब्लम उनके साथ यही है कि वहाँ वो मौखिक रूप में हमारे पास है, तो हम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कैसे जब हमारे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं उस चीज के, क्योंकि मौखिक रूप से बोला गया है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको कैसे रजिस्टर कराएं? प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे सामने। कल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बहस करनी है जी। और कल मुझे लगता है अंतरिम आदेश जो है वो जी हो हो जाए। जी। कल विवेक ये तय मान के चलिए कि अदालत जो है वो अंतरिम आदेश जारी कर देगी, और ये भी तय मान के चलिए कि जो 2 विषय हैं इन्हीं पर अंतरिम आदेश आने वाला है। पहला वक्फ बाय यूजर और दूसरा गैर हिंदू गैर मुस्लिम जो है वो क्या बोर्ड में रह सकते हैं या नहीं। यही वो 2 पॉइंट है जिस पर पूरा पेज फंसा हुआ है। बाकी पूरी कहानी बिल्कुल जिसमें ये सुनवाई कल तक खिंची और कल भी इस मामले में सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले आपको